तो इस साल का सबसे बेस्ट कार्ड UFC 314 है जो इस हफ्ते होने वाला है, जहां पर इसके प्रीलिम कार्ड में गुड फाइट्स हैं। और जब मेन कार्ड की बात करते हैं तो ये मेन कार्ड बहुत ही ज्यादा सॉलिड कार्ड है। इवन दो इस मेन कार्ड से कार्लोस प्रेटिस और जेफ नील की फाइट कैंसिल हो चुकी है, बट फिर भी ये कार्ड ज्यादा हर्ट नहीं होता है। ऑल्सो इसके साथ अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ये पूरा मेन कार्ड फुल ऑफ एंटिसिपेशन है, जहां पर एक भी फाइट का ऐसा नहीं बोल सकते कि क्लियरली कोई पर्टिकुलर फाइटर फाइट को विन करने वाला है। ये मेन कार्ड की सारी फाइट्स बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट्स हैं, तो प्रिडिक्शंस देना इस कार्ड की बहुत टफ रहेंगी। बट ऐसे ही तो कार्ड्स एक्साइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइट्स बहुत एंटरटेनिंग जाती हैं और कोई भी आइडिया नहीं होता कि कौन सा फाइटर विन करेगा। तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 314 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है। और अब स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट से, जो लाइट हेवीवेट डिवीजन की है, जिधर निकिता क्राइलोव फाइट करने वाला है डोमिनिक रेस के साथ। अब तुम इस वीडियो में मुझे बार बार सुनने वाले हो कि मैं हर एक फाइट को बोल रहा हूं कि ये काफी क्लोज फाइट है, जहां पर एक साइड निकिता है जो 2 सालों के बाद अपना कमबैक कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे थोड़ा सा सेटल होने में प्रॉब्लम होगी। वो जिस तरह अग्रेसिव वे से फाइट करता है, क्या वो इस फाइट में कर पाएगा? वेयरएज दूसरी साइड डोमिनिक रेस है, जिसका हमें पता है कि ये फाइटर एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल फाइटर है, और अब बैक टू बैक विन लेने के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी इंक्रीज हुआ होगा। बट यहाँ पर डोमिनिक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है उसकी वीक चिन। अगर तो फाइट के बीच में निकिता क्राइलोव ने अपने क्लीन पंच को लैंड कर दिया, तो ये बात ऑलमोस्ट सर्टेन है कि डोमिनिक रेस नॉकआउट होने वाला है। अब निकिता क्राइलोव एक काफी फास्ट फाइटर है, बट इसके साथ वो कभी कभार ग्रैपलिंग को भी मिक्स करता है, तो यहाँ पर डोमिनिक को इसका भी ध्यान देना होगा कि कहीं वो टेक डाउन ना हो जाए। और यूजुअली हमने जितना भी निकिता क्राइलोव की फाइट को देखा है, वो हमेशा अग्रेसिव वे से फाइट को स्टार्ट करता है, ताकि वो अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर को डाल सके और उसे पोटेंशियली नॉकआउट कर दे। बट इसके साथ अगर हम डोमिनिक को देखते हैं, तो वो निकिता से ज्यादा टेक्निकल फाइटर है। वो हमेशा अपनी रेंज को यूटिलाइज करके फाइट करता है। डोमिनिक रेस एक ऐसा फाइटर नहीं है जो पागलों की तरह रश इन कर जाएगा। वो हमेशा अपने शॉट्स को पिक करता है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि उसे एग्जैक्टली ऐसा करना होगा, जिधर वो जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो क्लोज रेंज में आकर निकिता के साथ स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि वहां पर अगर उसके ऊपर कोई भी पंच लैंड हुआ तो वो नॉकआउट भी हो सकता है। इसीलिए डोमिनिक रेस को चाहिए कि वो फाइट को एक टेक्निकल फाइट बनाए। तो काफी ट्रिकी फाइट है ये। डोमिनिक रेस के पास डेफिनेटली स्ट्राइकिंग की एडवांटेज है, बट इसी के साथ उसके पास वीक चिन है। और जब पावर की बात आती है, तो निकिता क्राइलोव के पास डेफिनेटली उतनी पावर है कि वो वन पंच से डोमिनिक रेस को नॉकआउट कर दे। बट यहाँ पर क्योंकि निकिता क्राइलोव ने इतने टाइम से फाइट नहीं की है, वो 2 सालों के बाद फाइट करने वाला है, तो मुझे लगता है कि उसे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसे डेफिनेटली थोड़ी सी रिंग रस्ट होने वाली है, और क्योंकि ये फाइट 3 राउंड्स की है, तो मुझे लगता है कि डोमिनिक रेस डिसीजन को निकाल सकता है। सो देयरफॉर फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है डोमिनिक रेस टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। बट ये काफी रिस्की पिक है, क्योंकि एट एनी गिवन टाइम अगर निकिता ने कोई भी पंच को लैंड कर दिया, तो डोमिनिक रेस खत्म है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है, जहां पर फाइट है फेदरवेट फाइटर्स ब्राइस मिचेल वर्सेस जियोन सिल्वा के बीच में। अब देखो, अगर फाइट फीट में रहती है तो जियोन सिल्वा ब्राइस मिचेल को नॉकआउट करने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी को। बट यहाँ पर अगर हम ब्राइस मिचेल की साइड से देखें, तो वो डेफिनेटली जियोन सिल्वा को टेक डाउन कर सकता है, क्योंकि जियोन सिल्वा की पास्ट फाइट्स में हमने देखा है कि सिल्वा को टेक डाउन करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो मेरी ओपिनियन में जरा भी सीरियस नहीं होता है जब वो टेक डाउन हो रहा होता है, इसीलिए वो बहुत इजीली टेक डाउन हो जाता है। और ये चीज डेफिनेटली ब्राइस मिचेल को बहुत बड़ी एडवांटेज दे सकती है, अगर वो अर्ली जियोन सिल्वा को ग्राउंड में लेके चले गया। ग्राउंड फाइट में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ब्राइस मिचेल की ग्राउंड गेम बहुत बेटर है जियोन से, तो वो जियोन सिल्वा को डेफिनेटली सबमिट कर सकता है। बट इसी के साथ जब स्ट्राइकिंग की बात आती है, तो मुझे लगता है कि जियोन सिल्वा के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। उसने अगर फाइट के बीच में कभी भी पूरा कमिट होके ब्राइस मिचेल के ऊपर पंचेस को लैंड करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ब्राइस मिचेल के लिए वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल होगा। वो ऊपर से अपनी लास्ट फाइट में बहुत ब्रूटली नॉकआउट हुआ था, तो ये भी नहीं बोल सकते कि ब्राइस मिचेल की चिन एक सॉलिड चिन है। आई मीन हु नोज, अब ब्राइस मिचेल की चिन एक ग्लास चिन बन गई हो। तो इसीलिए अगर मैं दोनों फाइटर्स को एनालाइज करूं, कहां पर दोनों की स्ट्रेंथ है और कहां पर दोनों की वीकनेस है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जियोन सिल्वा स्ट्राइकिंग में ब्राइस मिचेल को नॉकआउट करने वाला है, रादर देन कि ब्राइस मिचेल जियोन सिल्वा को सबमिट करने वाला है। सो देयरफॉर इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है जियोन सिल्वा टू विन बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट, जिधर अगर मेरी प्रेडिक्शन सच हुई, तो फिर हम ब्राइस मिचेल को फिर से बुरी तरीके से नॉकआउट होता हुआ देखने वाले हैं। वैसे तो इस फाइट को कोई भी विन
करे, फॉर श्योर ये फाइट अब बहुत एंटरटेनिंग बन चुकी है। ब्राइस मिचेल के अकॉर्डिंग जहां पर जियोन सिल्वा एक डेविल है और गॉड ब्राइस मिचेल के साथ में, तो अकॉर्डिंग टू ब्राइस मिचेल ये गुड वर्सेस इविल की फाइट है। और जस्ट इमेजिन गाइस, अगर ब्राइस मिचेल फाइट को विन कर जाता है, इतना भी बुरा नहीं होगा अगर ब्राइस मिचेल फाइट को विन कर जाता है, क्योंकि फाइट को विन करने के बाद जो ब्राइस को फेम मिलने वाली है वो नेक्स्ट लेवल होगी। तो अगेन जैसे मैंने कहा था, पूरा ही कार्ड बहुत ज्यादा क्लोज कार्ड है। जिधर अब बात करते हैं एक और फेदरवेट फाइट की, जो होने वाली है याइर रॉड्रिगेज वर्सेस पेट्रिशियो पिटबुल के बीच में। बहुत ही ज्यादा ट्रिकी फाइट, एंड यू नो गाइस, आउटसाइड ऑफ यूएफसी जितने भी अमेजिंग फाइटर्स हैं उनको मैं इतना ज्यादा रेट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी ओपिनियन में जब तक वो यूएफसी में आकर फाइट नहीं करते तो तब तक उनका रियल टेस्ट नहीं होता है। जहां पर पिटबुल की बात करें तो ये फाइटर एक अमेजिंग फाइटर है, बट अब वो यूएफसी में अपनी पहली फाइट करने वाला है, वो भी अगेंस्ट याइर रॉड्रिगेज, जो मेरी ओपिनियन में उसके लिए एक बहुत डेंजरस ओपोनेंट है। दोनों फाइटर्स के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और अगर रीच की हम बात करें तो याइर रॉड्रिगेज के पास कोई 6 to 7 इंचेस की रीच एडवांटेज रहने वाली है, जो वी नो कि वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। उसकी जो किक्स हैं वो भी उसका वन ऑफ द मेन वेपन रहता है। और पेट्रिशियो पिटबुल के अगर हम साइज को देखें तो याइर रॉड्रिगेज के लिए ये फाइट एक परफेक्ट फाइट है, जहां पर वो बार बार पिटबुल के ऊपर बॉडी किक्स या फिर हेड किक्स को थ्रो कर रहा है। तो स्ट्राइकिंग वाइज मुझे लगता है कि ये फाइट एक वन साइडेड फाइट है, जहां पर याइर रॉड्रिगेज पेट्रिशियो पिटबुल के ऊपर बीट डाउन करने वाला है। बट अब यहां से ये फाइट ट्रिकी स्टार्ट हो जाती है, जिधर पेट्रिशियो पिटबुल को अगर हम देखें तो वो एक ऑलराउंड फाइटर है, जिसे रेसलिंग भी करना आती है। 100% कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, उसे डेफिनेटली यहां पर ग्रैपलिंग करनी होगी, उसे कैसे भी करके अपने डिस्टेंस को क्लोज करना पड़ेगा। याइर रॉड्रिगेज के साथ क्लिंच करके उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि यही बात मुझे लगता है जो पेट्रिशियो पिटबुल को विक्ट्री दिलवा सकता है। वी नो कि याइर रॉड्रिगेज का जो टेक डाउन डिफेंस है, उसकी जो ग्राउंड गेम है वो इतनी अच्छी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि वो अपनी बैक से एल्बोस को लैंड करता है। उसके अलावा याइर रॉड्रिगेज की ग्राउंड गेम इतनी सॉलिड नहीं है। और लास्ट फाइट में भी हमने देखा था कि ब्रायन ऑर्टेगा को अर्ली हर्ट करने के बाद वो जैसे ही ग्राउंड में गया तो वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो गया था। तो फाइट में मुझे लगता है कि हम देखने वाले हैं एक स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर के बीच में फाइट, पर ऑल्सो इसके साथ एक और बड़ा कैच है, और वो है कि लास्ट की 3 फाइट्स में से 2 फाइट्स पेट्रिशियो पिटबुल हार चुका है, और एक फाइट में तो वो नॉकआउट हुआ है, क्योंकि याइर के पास साइज की बहुत एडवांटेज रहने वाली है। तो अगर वो पिटबुल के ऊपर कोई बिग पंच या फिर बिग किक को लैंड कर देता है तो मुझे लगता है कि याइर रॉड्रिगेज उसे नॉकआउट करने वाला है। ऑल्सो यहाँ पर एज वाइज भी अगर हम देखें तो पेट्रिशियो पिटबुल अब फेदरवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग एक ओल्ड फाइटर बनते जा रहा है, जहां पर वो 37 इयर्स का है, वेरेज याइर रॉड्रिगेज अभी अपनी प्राइम में है, वो 32 इयर्स का है। तो एज भी यहाँ पर याइर रॉड्रिगेज को साइड कर रही है। तो वैसे अगर मैं सारी चीजें देखूं तो याइर रॉड्रिगेज का लग रहा है कि वो फाइट को विन करेगा, बट पता नहीं क्यों गाइस, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि पेट्रिशियो पिटबुल यहाँ पर याइर रॉड्रिगेज को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और वो फाइट को मेजॉरिटी टाइम इसी पोजीशन में होल्ड करके रखने वाला है। और जो याइर रॉड्रिगेज ने ब्रायन ऑर्टेगा के साथ फाइट की थी, उस फाइट ने मुझे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस किया है कि अगर याइर रॉड्रिगेज मल्टीपल टाइम्स टेक डाउन हो रहा है तो फिर या तो वापस खड़े होने के लिए वो अपनी बैक को दे देगा, या फिर वो उसी ग्राउंड पोजीशन में पूरे राउंड रहने वाला है। तो ये काफी रिस्की प्रिडिक्शन है, बट मुझे लगता है पेट्रिशियो पिटबुल फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन, या मे भी ऐसा हो सकता है कि वो राउंड 2 या फिर राउंड 3 में रॉड्रिगेज को सबमिट करते। और अब चलते हैं इस कार्ड की को मेन इवेंट फाइट में, जहां पर ये फाइट होने वाली है लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स माइकल चैंडलर वर्सेस पैडी पिमलेट के बीच में। और क्योंकि यहां पर माइकल चैंडलर फाइट कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये फाइट बनने वाली है फाइट ऑफ द नाइट। माइकल चैंडलर के रहते हुए ये हो ही नहीं सकता कि फाइट एक बोरिंग फाइट जाए, और एग्जैक्टली यहाँ पर ये होने वाला है, जिधर एक साइड माइकल चैंडलर है जो अगर किसी के भी ऊपर एक क्लीन पंच को लैंड कर दे तो वो फाइट को वहीं पर ओवर कर सकता है, वेयरएज दूसरी साइड एक स्काउसर है यानी कि पैडी पिमलेट, और अकॉर्डिंग टू पैडी पिमलेट वो एक स्काउसर है, तो वो नॉकआउट हो ही नहीं सकता। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक स्काउसर की चेन कैसे होल्ड करती है अगेंस्ट आयरन माइकल चैंडलर। ऑफ द बैट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है, जहां पर पैडी पिमलेट एक लॉन्ग फाइटर है, बट अगर रीच की बात करें तो रीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेयरएज दोनों में से किसके पास पावर ज्यादा है? ऑब्वियसली माइकल चैंडलर के पास बहुत ज्यादा पावर है, बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या पैडी पिमलेट माइकल चैंडलर को अपनी पावर को शो भी करने देगा? पैडी पिमलेट एक काफी अच्छा रेसलर है, और गारंटी लगा के चलो कि वो पहले ही राउंड से देखने वाला है कि वो माइकल चैंडलर को ग्राउंड में लेके जाए और ग्राउंड में उसे सबमिट करने का देखे। माइकल चैंडलर के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करना, जहां पर कोई भी ओपोनेंट ले लो, इवन तुम चैंपियन को भी ले लो, यह हमेशा डेंजरस रहेगा कि माइकल चैंडलर एक ही पंच से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दे, और यहाँ पर फाइट में वो एग्जैक्टली ये देखने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पर माइकल चैंडलर के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि पैडी पिमलेट की अगर हम स्ट्राइकिंग डिफेंस
डिफेंस को देखें तो उसका डिफेंस काफी एवरेज सा है, और उसकी अगर चिन की बात करें तो वो अपनी चिन को हवा में रखता है। जब भी पैडी पिमलेट बैक डाउन हो रहा होता है तो उसकी चिन हमेशा हवा में रहती है। वो बहुत बार अपने ओपोनेंट्स के पंचे से टैग भी हो चुका है, तो अगर यहाँ पर पैडी पिमलेट ने इसको ठीक नहीं किया तो फिर माइकल चैंडलर भी उसकी चिन को फाइंड करने वाला है, और आई एम नॉट श्योर कि माइकल चैंडलर के बिग पंच को एक स्काउसर ले पाएगा। बट अब अगर हम माइकल चैंडलर की वीकनेस को देखें तो यहाँ पर मल्टीपल वीकनेस है माइकल चैंडलर की। सबसे पहले तो एज फैक्टर आता है, जिधर माइकल चैंडलर अब 38 या फिर 39 इयर्स का हो चुका है, तो फॉर श्योर वो अब एक ओल्ड फाइटर बन रहा है। इसी के साथ माइकल चैंडलर की जो हमेशा से प्रॉब्लम रही है वो है उसका गैस टैंक और लो फाइट आईक्यू। दोनों के बीच में ये फाइट एक को मेन इवेंट फाइट है, यानी कि फाइट होने वाली है 5 राउंड्स की। और इससे अगर हम माइकल चैंडलर की थिंकिंग प्रोसेस को देखें तो मुझे लगता है कि माइकल चैंडलर काफी कंफ्यूज होगा कि क्या वो एक लो फाइट आईक्यू दिखाकर एक पिटबुल की तरह रश इन कर जाए और ये देखे कि वो पैडी पिमलेट को पहले 2 या फिर 3 राउंड्स में नॉकआउट कर रहा है, जहां पर डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनती है कि माइकल चैंडलर सच में पैडी पिमलेट को नॉकआउट कर दे। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो रिमेनिंग 2 या फिर 3 राउंड्स वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने वाला है और फाइट को फॉर श्योर हारने वाला है। अब दूसरी साइड माइकल चैंडलर को ये कंफ्यूजन होगी कि क्या उसे ऐसा रिस्क लेना चाहिए जहां पर वो ज्यादा फाइट आईक्यू को दिखा रहा है, वो जैसे उसने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट की थी फुल 5 राउंड्स, वैसे वो काम रहकर फाइट कर रहा है। बट फिर उसे अपनी पावर को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि ऐसे अगर चैंडलर फाइट करता है तो वो डेफिनेटली 5 राउंड्स निकाल सकता है। बट यहां पर फिर ये प्रॉब्लम है कि माइकल चैंडलर अपनी 100% पावर को यूज नहीं कर पाएगा, और इसी के साथ उसे ज्यादा काम वे से फाइट करनी होगी। अगर वो ग्राउंड में गिरा तो उसे वापस खड़े होने के लिए टेक्निक को यूज करना होगा, ना कि अपनी रॉ पावर को, जहां पर वो केयर नहीं करता, बस खड़ा हो जाता है। तो ये जो मैंने बेसिकली इतनी लंबी कहानी बोली है, इसका मुझे लगता है कि माइकल चैंडलर खुद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा कि वो करे तो करे क्या। और इसीलिए अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं यहां पर जाने वाला हूं पैडी पिमलेट टू विन बाय डिसीजन, या फिर मे बी वो राउंड 3 या फिर राउंड 4 में जब माइकल चैंडलर एग्जॉस्ट हो गया हो तब उसे सबमिट कर दे। बट डेफिनेटली अनदर ऐसी फाइट जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहां पर माइकल चैंडलर पागलों की तरह फाइट कर सकता है। वो मे बी ऐसी अप्रोच के साथ है कि वो केयर ही नहीं करेगा कि ये फाइट 5 राउंड्स की है, वो पहले ही 2 राउंड्स में देखेगा कि वो पैडी पिमलेट को नॉकआउट कर दे। और जितना अभी हमने पैडी पिमलेट की फाइट्स को देखा है, वो डेफिनेटली फाइट्स को थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करता है, और ऊपर से जो उसकी चिन है वो काफी हवा में रहती है, तो माइकल चैंडलर उसे डेफिनेटली नॉकआउट कर सकता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट है, और ये फाइट मेरे लिए एक बहुत ही नर्वस करने वाली फाइट है, जिधर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करने वाला है डिएगो लोपेज फॉर द वेकेंट फेदरवेट बेल्ट। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी फाइट है। हम मे बी अलेक्जेंडर को लगातार 3 बार भी नॉकआउट होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि डिएगो लोपेज के पास डेफिनेटली उतनी पावर है कि अगर वो अपने पंच को कनेक्ट कर दे तो अलेक्जेंडर फाइट में नॉकआउट हो जाएगा। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली है अगर सच में ऐसा हो गया। बट एनीवेज, अभी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिधर डिएगो लोपेज ओवरऑल ही फेदरवेट डिवीजन के लिए एक काफी बड़ा फाइटर है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली अलेक्जेंडर के अगेंस्ट उसके पास काफी साइज की एडवांटेज होगी। बट जब रीच की बात करते हैं तो दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जहां पर दोनों की रीच मैच होती है। मुझे लगता है कि इस फाइट का जो डिसीजन है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है कि पहले के 2 राउंड्स में क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए ये फाइट बस एक ही वे से जाने वाली है, और वो है कि पहले 2 राउंड्स में या तो फिर डिएगो लोपेज अलेक्जेंडर को नॉकआउट करने वाला है, या फिर अलेक्जेंडर पूरी फाइट में डिएगो लोपेज को आउट स्ट्राइक करके उसे 5 राउंड्स बीट करेगा। डिएगो लोपेज एक काफी एग्रेसिव फाइटर है, एंड वी नो कि अलेक्जेंडर लगातार 2 बार नॉकआउट होते हुए आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अलेक्जेंडर को यहां पर थोड़ा सा गन शाय होता हुआ देखें, और ये चीज अलेक्जेंडर के लिए बहुत बुरी रहेगी। बट मुझे लगता है अलेक्जेंडर एक ऐसा फाइटर है जिसके पास बहुत ज्यादा फाइट आईक्यू है, वो हमेशा फाइट में प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर ने डिएगो लोपेज के लिए एक बहुत ही अच्छा गेम प्लान बनाया हो, जहां पर वो लोपेज के पावर पंचेस को अवॉइड कर रहा है, और जब भी लोपेज अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है इन पावर पंचेस को थ्रो करने में, तो वहां पर अलेक्जेंडर उसे पनिश कर रहा है काउंटर करके। डिएगो लोपेज की फाइट गेम में डेफिनेटली कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो वो हमेशा अपनी हर एक फाइट में करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी वो अपने ओपोनेंट के ऊपर क्लिंच वर्क करता है, तो क्योंकि वो साइज में एक काफी बड़ा फाइटर है, तो वो हमेशा अपने ओपोनेंट के ऊपर अपर कट्स या फिर नीज को लैंड करने की ट्राई करता है। वेयरएस इसके साथ जब भी हम डिएगो लोपेज को किसी ब्रॉल में देखते हैं, तो वहां पर भी या तो वो अपने अपर कट्स को लैंड करता है, या फिर वो अपने हेड को डक करके अपना लेफ्ट हुक या फिर राइट हुक को स्विंग करता है।
तो कपल ऑफ ऐसे पैटर्न्स हैं जो डिएगो लोपेज बार बार यूज करता है और इसीलिए मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को ऐसी पोजीशंस को अवॉइड करना होगा जहां पर वो लोपेज के साथ क्लिंच वर्क कर रहा है या फिर वो लोपेज के अगेंस्ट केज के साइड बैक डाउन हो चुका है, जहां पर फिर लोपेज उसके ऊपर बिग पंचेस को लैंड करने लग पड़ेगा। अब डिफेंस की जब बात करते हैं तो अलेक्जेंडर की यहां पर एक बहुत बड़ी वीकनेस है और वो ये है कि कभी कभार एक्सचेंजेस के बीच में जब वो बैक डाउन हो रहा होता है तो वो अपने गार्ड को थोड़ा सा नीचे कर देता है। ये सेम चीज हमने इलिया टोपुरे की फाइट में भी देखी थी और यहां पर अलेक्जेंडर सेम ये गलती नहीं कर सकता क्योंकि डिएगो लोपेज के पास साइज की एडवांटेज है और अगर हम लोपेज के फाइटिंग स्टाइल को भी देखें तो वो काफी लीन फॉरवर्ड करके फाइट करता है। तो इसीलिए बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में पंचेस एक्सचेंज हो रहे हैं और वहां पर अलेक्जेंडर हैंड्स डाउन करके बैक डाउन हो रहा है तो डेफिनेटली डिएगो लोपेज अपने राइट पंच को एक्सटेंड करके अलेक्जेंडर को कैच कर सकता है। बट इसी के साथ जब हम ओवरऑल देखते हैं तो फाइट आईक्यू, वैरायटी ऑफ पंचेस, टेक्निकलिटी या फिर इवन अगर हम ऑलराउंड फाइटिंग को भी ले लें तो हर जगह अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक्सेल करता है और इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। दोनों फाइटर्स को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूं बट अलेक्जेंडर मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स में से एक है तो शायद से मैं यहां पर थोड़ा सा बाइस्ड हूं बट ट्रूली मुझे लगता है कि वोल्कानोव्स्की के पास है वो फाइट आईक्यू जिससे कि वो बाउंस बैक कर सकता है और वो वंस अगेन फेदरवेट का चैंपियन बन सकता है। बस एक चीज मुझे यहां पर स्केयर कर रही है और वो है लोपेज की पावर, क्योंकि पहले के 2 राउंड्स में वो डेफिनेटली अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर सकता है। वो जिस वे से अग्रेसिव होकर फाइट करता है वो बहुत ज्यादा स्केरी रहेगा देखना। तो पहले के 2 राउंड्स में मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होने वाली है बट उसके बाद आई डू बिलीव कि जैसे ये फाइट राउंड 3 या फिर चैंपियनशिप राउंड्स में जाएगी तो वहां पर अलेक्जेंडर अपनी सुपीरियर स्ट्राइकिंग को शो करते हुए पिक अपार्ट करने वाले लोपेज को। और क्योंकि लोपेज का अगर हम स्टांस देखें तो वो कभी कभार लीन होकर फाइट करता है, वो अपनी लीड लेग में बहुत हैवी रहता है। तो यहां पर ये भी नोटिस करना कि फाइट में अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा लेग किक्स को थ्रो करने वाला है। तो मैं डेफिनेटली प्रे करने वाला हूं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट को विन करे, वो एक बार फिर से फेदरवेट का चैंपियन बन जाए। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम्हारी ओपिनियन में कौन से फाइटर्स यहां पर विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।